आपने शूट करवाया पटना में और खबर चलाते हैं तमिलनाडु को बता के, तो प्रेस को भी तो जिम्मेवारी है, प्रेस पर भी तो संविधान नियम लगता है। इसका सीना लेकर देश की चौकीदारी और वफादारी करेंगे। आप सही मायने में चौकीदारी और वफादारी तो कर रहे हैं, लेकिन अडानी और अंबानी की चौकीदारी वफादारी। मनीष जी दोषी हैं तो प्रेस के ही क्यों ना हो, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। और लोकतंत्र की हत्या हो रही है इस बीजेपी की सरकार में। जब जब कहीं राज्य में ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, उन छापों को मैनेज करके और चाहती है बीजेपी कि पूरे देश में एक ही पार्टी में 2024 के आम चुनाव में इस देश से बीजेपी का सफाया निश्चित रूप से होने वाला है और विपक्षी एकता ताकत के साथ वापस आए अनुसार हुआ है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार लोकतंत्र की जब से देश में डेमोक्रेसी की जब से बहाली हुई है, अब तक लगभग 164 सालों में कह सकते हैं पहली दफ़ा ये देखने को मिला है कि सदन में विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए उनके माइक को अनम्यूट कर दिया जाता है। हमारा सवाल दो ही है, और हमारे देश के विपक्ष की आवाज़, छात्र, नौजवान, महिला, किसान की आवाज़ श्री राहुल गांधी जी ने सदन में यही पूछा था कि मोदी जी आप ये बताइए कि आपके मित्र जो हैं, परम मित्र गौतम अडानी जो है 20,000 करोड़ रुपये जो है डॉलर में कई बिलियन पैसे रुपये हो गए, 20,000 करोड़ रुपया आपने किस सेल कंपनी के रूप में विदेशों में लगाने का काम किया, इसका जवाब आप दे दीजिए। आज हम प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी कहना चाहेंगे कि मोदी जी को अडानी से क्या रिश्ता है यह बताने का काम करें। जिस प्रकार आउटलेट लेकर हम ये सदन में यही बात उन्होंने पूछा था कि आखिरकार मोदी और अडानी में रिश्ता क्या कहलाता है, इसी चीज़ की उनको नागजवार गुजर रही है। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मनहानि के मामले में आर्टिकल 499 और 500 के तहत देश में पहली बार 2 साल की सज़ा हुई है। और वही कोर्ट, सूरत की कोर्ट जो है, उमेश मोदी भाजपा के पूर्व विधायक गुजरात से आते हैं, उन्होंने एक दायर किया था याचिका। उस याचिका में एक डिसीजन आया और सूरत के डिसीजन कोर्ट ने राहुल गांधी जी पे 2 साल का सज़ा लगाने का काम किया और कुछ आधे घंटे बाद ही 30 दिनों के उनको बेल भी मिल गया। लेकिन 24 घंटे के अंदर में न जाने यह मोदी और अमित शाह की कौन सी राजनीतिक चल रही है देश में, उन्होंने विपक्ष की आवाज़ को बंद करने के लिए 24 घंटे के अंदर में राहुल गांधी की जो वायनाड के सांसद हुआ करते थे वहाँ से उनकी सदस्यता को निरस्त कर दिया जाता है और साथ ही साथ उनको घर से निकालने का भी नोटिस दिया जाता है कि राहुल गांधी ने नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की पद यात्रा जब की, उसी समय भाजपा के लोगों को यह बेचैनी सताने लगा कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी 2024 का नेतृत्व करेंगे और देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कहीं ना कहीं नगवार गुजरने लगा और एक मुद्दा उन्होंने बनाया कि ओबीसी का अपमान किसी राहुल गांधी जी ने किया है। मैं आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि देश में 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर ओबीसी मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाने का काम किया है। हमारे राजस्थान के ऊर्जावान मुख्यमंत्री और जन जन के नेता, लोकप्रिय नेता अशोक गहलोत जी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ओबीसी से आते हैं। मैं कहना चाहूँगा एक प्रोपेगेंडा भाजपा चला रही है, इस पर पूरी तरह से भाजपा को पता हो चुका है कि निश्चित रूप से राहुल गांधी का नेतृत्व जो है आने वाले वक्त का एक आवाज़ है और विपक्ष की आवाज़ को जब ये दबाने का काम करेंगे, आने वाले वक्त में हम बड़ी ताकत के साथ आने जाने का काम करेंगे। 1978 ईस्वी में आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, 1978 ईस्वी में इंदिरा गांधी की सदस्यता भी गई थी, इंदिरा गांधी जेल भी गई थी। 45 साल बाद इतिहास हमेशा दोहराने का काम करता है। 45 साल बाद उनके पोते श्री राहुल गांधी की सदस्यता छीनने का जिस प्रकार बीजेपी ने काम किया है, उसको लेकर सदन से लेकर सड़क तक एक कांग्रेसी जो है निकलने के लिए तैयार है। और हम बाध्य हैं, आने वाले वक्त में सत्यमेव जयते इस देश में कांग्रेस फुल मेजोरिटी से सरकार बनने जा रही है और कहीं ना कहीं मोदी को और अमित शाह को लग रहा है ये 303 सांसदों पर अकेला राहुल गांधी भारी है। हम इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहेंगे, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ये सब का देश है। उन पर भी राजद्रोह के मामले हुए, उन पर भी देशभक्ति के रूप में अंग्रेजों ने उनको जेल में डालने का काम किया। लेकिन हम कहना चाहेंगे अंग्रेजों से भी ज़्यादा शासक करने वाली यह सरकार है और हम कहना चाहेंगे
जो देश के लिए कुछ गंवाने का काम नहीं किए, हम कांग्रेस के लोग उनसे सत्ता में बैठकर पूछने का काम करेंगे। और विपक्ष की आवाज़ को बंद करने का अर्थ यह है कि लोकतंत्र नहीं, राजशाही चल रही है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि प्रेस के माध्यम से आने वाला वक्त जो है 25 मई तक हम बहुत चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, और जिनकी अध्यक्षता हमारे मनोरंजन तिवारी जी प्रखंड अध्यक्ष करेंगे और हमारे कार्यक्रम प्रभारी आदापुर के पूर्व विधायक श्री रामप्रीत यादव जी करेंगे। राहुल गांधी जी का जो सदस्यता रद्द हुआ है उसको लेकर आज बैठे हैं, और इसका हमारे पार्टी ने नाम दिया है जय भारत सत्याग्रह। इसका नाम दिया गया है जय भारत सत्याग्रह, जो कि अप्रैल तक चलेगा। इसमें बहुत सारी कार्यक्रम है। उसी बीच में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम था। इससे हमको मीडिया को अवगत कराना था कि कितना जल्दबाजी में श्री राहुल गांधी जी को, जो कि सूरत में घटना हुई थी, सूरत के कोर्ट की घटना है, और उसको बंद करा दिया गया था हाई कोर्ट में, उसी हाई कोर्ट में। और फिर जब अडानी के संबंध के बारे में लोकसभा में राहुल गांधी जी से पूछा गया तो फिर उसको खुलवाया गया। उसके बाद 2 दिन के अंदर उनको सजा दिलवाया गया। उसके बाद में उनका सदस्यता मैंने ख़त्म किया गया। आज उनका बंगला खाली हो रहा है। मैंने लोकतंत्र की हत्या का जो प्रयास किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा, इसके खिलाफ में हम आज लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। पूरे देश में हर एक प्रखंड मुख्यालय पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था। उसी क्रम में आज हम लोग बैठे हैं। मनोरंजन जी, नहीं लगता है कि न्यायपालिका का काम अलग है और मतलब सदन का काम अलग है, तो आप लोग एक मतलब न्यायालय के ऊपर प्लस्टिन उठा रहे हैं? देखिए, न्यायालय पे हम लोग प्लस्टिन नहीं उठा रहे हैं। आपका सजा दिलवाया गया? मैं बता रहा हूँ, जब सूरत के लोअर कोर्ट में जब ये एक व्यक्ति के द्वारा, जिसका टाइटल मोदी था, वो भी बीजेपी का विधायक थे, जब उन्होंने दिया आवेदन, उसके बाद वो हाई कोर्ट जाने की उनको क्या आवश्यकता थी उस पर स्टे लगाने के लिए? 2 साल से मामला इसी तरह पड़ा हुआ था। आज उनको क्या जरूरी पड़ गया इस चीज़ का? जब राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बोला, अडानी और अंबानी के संबंध के बारे में पूछना चालू किया, तो फिर वो जाके स्टे को खुलवाने का काम किए। इससे साफ जाहिर होता है, इसके पहले 4 उसमें जज चले गए हैं उस समय से, और इससे मनसा पे शक होता है। देखिए, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं न्यायपालिका को, लेकिन मनसा पे शक होता है, और इतना त्वरित गति से ये कार्रवाई हुआ है। इसलिए हमको ऐसा लग रहा है, अनुमान है हम लोग का, कि सरकार के दबाव में कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। जिस जज में राहुल गांधी की सजा सुनाई, उनका प्रमोशन हो गया, इस चीज़ को आप कैसे लगते हैं? देखिए, दिल्ली में हिंसा हुआ, और जब वहाँ के जज ने वहाँ के कमिश्नर को बुलाया, तो उस कमिश्नर का ट्रांसफ़र रातों रात हो गया, और उस जज का भी ट्रांसफ़र रातों रात पटियाला हाउस कोर्ट हो गया। तो आप समझ सकते हैं, समझदार लोग हैं, और हमको सब बात कहने की आवश्यकता नहीं है कि क्या होता है नहीं होता है। ये नहीं लगता है कि आज इंडिया में बोलना मुश्किल हो गया? एकदम मैंने आज़ादी नहीं है। और बिहार में भी? बिहार देखिए, तो हम बिहार काहे कहें? क्या बिहार में भी बोलने के बाद क्या होता है आपके सामने है? क्या बिहार में हो गया है? मनीष कश्यप क्या बोले हैं? आप अगर गलत किसी बिंदु पे आप वीडियो बनवाइएगा पटना में, आप खबर चलाइएगा तमिलनाडु का, तो आपके और कार्रवाई नहीं होगी। आप प्रेस है, आपकी स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता आपके कुछ दायरे में ना है कि आप गलत खबर दिखा के और आप बोलते हैं कि प्रेस को दबाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। आपने शूट करवाया पटना में और खबर चलाते हैं तमिलनाडु को बता के, तो प्रेस को भी तो जिम्मेवारी है। प्रेस पर भी तो संविधान नियम लगता है इस इंडिया का। मैं ये कहना चाहता हूँ। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि मैंने सही दिखाया है। उसमें आदमी पकड़ा गया जिसने वीडियो शूट किया, उसका स्थल का वेरिफिकेशन हो गया कि वो पटना का स्थल था, उसमें लोग पकड़ा गए। अब इसमें कहने की क्या बात है? उनके कहने से माना जाएगा या वो एविडेंस से माना जाएगा? हम लोग तो यही कहना चाहते हैं, अगर मनीष जी बेगुनाह है तो उनको सजा होना नहीं चाहिए। जो उस पर कार्रवाई किया उस पर भी सजा होना है, लेकिन अगर मनीष जी दोषी हैं तो प्रेस के ही क्यों ना हो, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। क्यों ना हो? नेता हो, मंत्री हो, प्रेस के लोग हो, पुलिस प्रशासन के लोग हो, ये चारों जो स्तंभ है, इसमें किसी भी संस्थान के लोग हो, अगर दोषी हो तो उसको सजा मिलना चाहिए। प्रेस का काम टारगेट करना नहीं होता है। प्रेस को अपना खुला चुनौती है प्रेस के सामने कि गलत को गलत दिखाए और सही को सही दिखाए। प्रेस अपने आप में एक बहुत पावरफुल शब्द है और वो एक प्रमाणक चीज़ है, लेकिन उसका विकेंद्रीकरण हो रहा है। इस पर हम लोग को डर। अच्छा, उनका क्या कि सदस्यता भी रद्द कर दी गई है, उस मामले में आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी तक के इतिहास में यह दुर्भाग्यपूर्ण
समय रहा है। बीजेपी के 303 सांसद 9 सालों में आप बता दीजिए कि सीबीआई और ईडी का अभी तक उन पर किसी प्रकार का जांच एजेंसी नहीं बैठाया गया। और 40 की सरकार चल रही है। 40 सरकार जो चल रही है वो भाजपा की है और 60 सरकार जो चल रही है वो देश के अडानी और अंबानी की सरकार चल रही है। इसको लेकर हम कहना चाहेंगे, आज देश में जिस चौकीदार ने कहा था कि 56 इंच का सीना लेकर देश की चौकीदारी और वफादारी करेंगे, आज सही मायने में चौकीदारी और वफादारी तो कर रहे हैं, लेकिन अडानी और अंबानी की चौकीदारी वफादारी कर रहे हैं। आखिरकार उनको झुकना होगा। और अमित शाह जी का 2 दिन पहले का इंटरव्यू आप देखिए, इंडिया टुडे में लाइव उन्होंने इंटरव्यू दिया है कि राहुल गांधी जी ऊपरी अदालत में क्यों नहीं जा रहे हैं। भाजपा को एड्रेस बताने लगा है कि मनहानि के मामले में जिस प्रकार बीजेपी के इशारे पर आनंद फानंद में जो काम किया गया है, आने वाले समय का आखिरी किल साबित होगा और आखिरी ताबूत साबित होगा। राहुल गांधी के आने वाले वक्त के विपक्ष की आवाज तो होंगे ही, लेकिन देश के प्रधानमंत्री भी होंगे। 1978 में जनता दल की सरकार थी देश में और कांग्रेस के गैर कांग्रेस दल को मिलकर जनता दल बना था। इंदिरा गांधी जी का नाम आपको कार्यकाल याद कर लीजिए। 1971 में बांग्लादेश का निर्माण उन्होंने किया, ब्लू स्टार ऑपरेशन चलाया, उनके कार्यकाल में हरित क्रांति श्वेत क्रांति हुई। जिस इंदिरा को भाजपा के लोगों ने गाली देने का काम किया, पूर्व के प्रधानमंत्री ने इंदिरा को चंडी कहने का काम भी किया। यही राजीव गांधी थे। अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत जब खराब थी और देश में कांग्रेस की सरकार थी और विपक्ष में अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, उनको भेजकर विदेश में इलाज कराने का काम किया। सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी का इंटरव्यू भी देखिएगा, उन्होंने किताब में लिखा है कि विपक्ष की आवाज़ को दबाना, अगर कोई सत्ता में रहे सरकार और विपक्ष की आवाज़ को दबाता है तो निश्चित रूप से वहाँ लोकतंत्र जीवित नहीं रहता है, लोकतंत्र शर्मसार होने का काम होता है। और लोकतंत्र की हत्या हो रही है इस बीजेपी की सरकार में। जब जब कहीं राज्य में ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, उन छापों को मैनेज करके और चाहती है बीजेपी कि पूरे देश में एक ही पार्टी दिखे हुए बीजेपी, जो कदापि संभव नहीं है। यह देश का लोकतंत्र है। आने वाले वक्त में 2024 के आम चुनाव में इस देश से बीजेपी का सफाया निश्चित रूप से होने वाला है और विपक्षी एकता ताकत के साथ वापस आए। यानी मोदी जी कोई मुद्दा नहीं छोड़ा, इसलिए आप राहुल गांधी का मुद्दा बनाकर चलना चाहते हैं। मोदी जी का 2014 का भाषण आप स्ट्रिक्ट पढ़ लीजिए। मनहानि का मामला सबसे पहले मोदी जी को होना चाहिए। उन्होंने बोला था कि विदेशों से अगर काले धन आ जाएंगे तो सबके खाते में 15-15 लाख जाएंगे। मोदी जी ने कहा था कि प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। मोदी जी ने कहा था कि बिहार के 5 ऐसे टॉप जिले हैं जिनको हमें स्मार्ट सिटी बनाने का काम कहा था। मोदी जी ने कहा था कि गंगा निर्मल करके स्वच्छ करके नमामि गंगा का प्रोजेक्ट हम देने का काम करेंगे। मोदी जी ने कहा था कि देश का हम न खाने देंगे और न खाऊंगा न खाने दूंगा। लेकिन आज अडानी की दलाली करके, अंबानी की दलाली करके भाजपा के लोग निश्चित रूप से यह बताने का काम कर रहे हैं, जेपीसी की जांच से वो डर रहे हैं। राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उसमें भाषण जो दिया जा रहा है, विपक्ष जो आवाज उठा रहा है, उस भाषण को डिलीट करने का काम, उस वक्तव्य को खत्म करने का काम भाजपा सरकार सदन में कर रही है। आज तक के इतिहास में यह काला दिन है, आपातकाल से बड़ा भी आपातकाल है। यह लोकतंत्र की हत्या करने का साजिश है। आने वाले वक्त में 2024 के आम चुनाव में पूरी जनता जान चुकी है कि मोदी जी किसकी चौकीदारी और किसकी वफादारी कर रहे हैं। एक ही व्यक्ति का वफादारी और चौकीदारी कर रहे हैं, जिसका नाम गौतम अडानी और अंबानी है।